It is rightly said that you have to push yourself as nobody else is going to do it for you. And today with us, we have an aspirant, we have a learner who has pushed himself to an extent that he has secured All India Rank 1 in Engineering Services 2023. I welcome Vineet. Many congratulations for securing the top rank in one of the most prestigious examination conducted in India. First of all, Vineet, कैसा लगा जब आपने रिजल्ट देखा और सबसे ऊपर नाम आपका था? तो सर मैं मतलब अपने ऑफिस में था तो रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड था कि आ जाएगा। जब लिस्ट खोली तो मैंने स्क्रॉल डाउन करना स्टार्ट किया तो लिस्ट में सबसे पहला इनाम मेरा था। तो मैं सबसे पहले बाहर चला गया ऑफिस से। तो पहले मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया और फिर सबके मैसेजेस आने लगे। तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। एक्सपेक्टेड था फर्स्ट रैंक आएगी? सर सिलेक्शन एक्सपेक्टेड था पर आई वाज नॉट एक्सपेक्टेड द फर्स्ट रैंक। तो मतलब ऐसा क्या आपने डिफरेंट किया कि जिस वजह से आप टॉप रैंक सिक्योर कर पाए? सर मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा प्रीलिम्स का स्कोर है वो मेरे लिए काफ़ी डिसाइडिंग था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा 300 के अराउंड प्रीलिम्स में आ जाएगा। तो ये ही काफ़ी ज़्यादा लीड मिल गई, क्योंकि हमने देखा कट ऑफ में कि 218 कट ऑफ गई है। तो काफ़ी ज़्यादा लीड आई थिंक मेरे को मिल गई होगी प्रीलिम्स में। सो आई थिंक प्री में अच्छा स्कोर कर लिया आपने। हाँ, और मेंस इस बार कंपैरेटिवली इजी आया था। तो आई डोंट थिंक कि मेंस इस बार इतना डिसाइडिंग फैक्टर रहा है, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने मेंस में 550 और 600 के करीब अटेम्प्ट किया है। तो आई थिंक फॉर मी इट वाज द प्रीलिम्स। मतलब अगर एग्जाम थोड़ा आसान आ जाता है तो वो सारे लोग इक्वल मार्क्स ही ले आते हैं ऑलमोस्ट। मतलब वो मतलब डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बन पाता है। यस सर। ओके, आप अपनी प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे? इससे पहले आप कहीं जॉब कर रहे थे? हाँ यस सर मैंने अपने गेट 2023 में मेरे को ऑल इंडिया रैंक 11 मिली थी इस साल। तो उससे मैंने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, एक नवरत्ना PSU है, वो ज्वाइन करी थी। सो करंटली आई एम वर्किंग इन दैट सर। ओके, और आपने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से करी? आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पालक्कड़ इन केरला सर। ओके, दिस ईयर आई कंप्लीटेड सर। ओके, मतलब आपने इसी साल अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, इसी साल आपने गेट क्रैक किया और इसी साल आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज क्रैक कर लिया। इसका मतलब एक परफेक्ट एग्जांपल है कि आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ ये दोनों एग्जाम पैरेलली क्रैक कर सकते हैं। मीन्स काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का एक कॉमन डाउट होता है कि सर हम अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा, और क्या हमें गेट और ESE के लिए अलग अलग तैयारी करनी है। मतलब आपने दोनों में ही टॉप रैंक अचीव करी है। तो क्या आप गाइड कर पाएंगे बाकी एस्पिरेंट्स को कि अगर हम दोनों एग्जाम की तैयारी कॉम्प्रिहेंसिवली करें तो ये दोनों को क्रैक करना पॉसिबल है? यस सर, ये डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि मेरे साथ तो ये हो चुका है। तो आई डोंट थिंक इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो पहले तो हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि गेट में सब्जेक्ट हैज़ अ डिफरेंट वेटेज, लाइक जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 15 मार्क्स वेटेज अप्रोक्सीमेटली। सो हमको उसी के अकॉर्डिंग गेट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। पर साथ में हमको GS जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में एक एक्स्ट्रा पार्ट है, उसको हम डेली 1 to 2 आवर्स अगर हम उसको जस्ट रीड आउट करते रहें तो आई थिंक कि GS वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और थोड़ा पार्ट जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में एक्स्ट्रा है, जैसे टनल इंजीनियरिंग, ये रेलवे, एयरपोर्ट, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो इसको थोड़ा डेडिकेटेडली प्रिपेयर करें तो दोनों की प्रिपरेशन हम साथ में कर सकते हैं। और प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए 4 मंथ्स हमको जनरली मिलते हैं, तो उसमें हम मेंस की प्रिपरेशन, उसमें हम मेंस की तैयारी अलग से कर सकते हैं। यस सर। मतलब जो टेक्निकल पोर्शन है वो दोनों एग्जाम का सेम है। यस सर। और जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है उसको हम दोनों के लिए सेपरेटली प्रिपेयर कर सकते हैं एंड में भी। यस सर। मतलब आखिरी के 1-2 महीने अगर हम उसको डेडिकेटेडली टाइम दे तो उसको भी कवर किया जा सकता है। श्योर सर, श्योर। ओके, अगर हम आपके एग्जाम के तैयारी करने के पैटर्न को समझें, कैसे मतलब आपने टाइम टेबल कैसे बनाया अपने कॉलेज के साथ रहते हुए इन दोनों एग्जाम को क्रैक करने के लिए? सर फॉर मी इट वाज लिटिल डिफरेंट, क्योंकि मैंने जब तैयारी स्टार्ट करी थी तब कोविड चल रहा था। तो उस टाइम मैं प्रॉपर घर पे ही था। तो मैंने डेडिकेटेडली गेट 2022 के लिए तैयारी करी थी पहले। उसमें मेरे 28th रैंक आई थी विद इन माई 3rd ईयर। आई वाज इन माई 3rd ईयर। अच्छा, 3rd ईयर में निकाल ली थी? हाँ यस सर। तो उसके बाद मेरे को टेक्निकल पे ग्रेस्प आ गई थी। उसके बाद मैंने सर जो सब्जेक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज में एक्स्ट्रा आते हैं मोस्टली, जैसे BMC हो गया, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ा था, बल्कि आपसे ही पूरे नोट्स आपके फॉलो करे थे उसमें। और उसके बाद जो थियोरेटिकल पोर्शन होता है, जैसे इरिगेशन इंजीनियरिंग, ये सब सब्जेक्ट मैंने इस साल प्रिपेयर किए हैं अच्छे से। और GS वाला पोर्शन इस साल अच्छे से प्रिपेयर किया। तो मतलब गेट के साथ साथ ESC की प्रिपरेशन मेरी इस साल चलती रही सर। तो आप टाइम कैसे निकालते थे? मतलब एक कॉमन डाउट मैं फेस करता हूँ कि सर हम पढ़ रहे हैं या हम जॉब करते हैं, तो हम पढ़ने का टाइम कैसे निकालें, हमें टाइम नहीं मिल पाता। तो आप भी पढ़ ही रहे हो कॉलेज में या पढ़ रहे थे कॉलेज में, उसके साथ ही आपने तैयारी करी, तो वो टाइम कैसे मैनेज करते थे आप? सर मेरी तो प्रायोरिटी यही थी। मतलब मेरे को था कि मेरे को अपनी 7 CGPA से ऊपर रखना है कॉलेज में।
उसके अलावा मेरे को सिर्फ इसी की तैयारी करनी है। तो मैं क्लास में भी PYQ की बुक लेके जाता था, पीछे बैठ के मैं PYQ लगाता रहता था, और बाकी फ्री टाइम में जितना भी रूम पे आके टाइम मिलता था उसमें मैं रिवीजन और PYQ वगैरह ही लगाता था। मतलब मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था जब मैं कॉलेज गया। तो फिर मतलब जब थर्ड ईयर में थे आप? यस सर। तब आपने ऑलमोस्ट अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था? हाँ यस सर। और डेली कितना टाइम निकाल लेते थे आप? सर ऐसे पर 8 to 10 आवर्स तो मैं मिनिमम निकाल ही लेता था। कॉलेज के अलावा? नहीं, जब घर पे था सर। कॉलेज में था तो सर 6 आवर्स तो मिनिमम, 6-7 आवर्स तो आराम से। ओके, मतलब निकल जाते थे, इतना टाइम मैनेजेबल है हमारे? यस सर, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में सर इतना लोड नहीं होता, लास्ट ईयर में इतना लोड नहीं होता क्योंकि ऑलमोस्ट सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके होते हैं, तो उस टाइम निकल जाता है सर। बिल्कुल। और आपके पेरेंट्स और फ्रेंड्स का कैसा सपोर्ट रहा जब आप अपनी तैयारी कर रहे थे? सर पेरेंट्स का तो बहुत सपोर्ट रहा, मतलब मदर फादर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और मतलब मेरे फादर ने हमेशा मेरे को पुश किया है कि जैसे मतलब इस साल मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था कि मैंने, क्योंकि मैं कॉलेज में था, BTP प्रोजेक्ट था मेरा, तो मतलब मेंस की तैयारी इतनी अच्छे से नहीं हो पा रही थी, पर उन्होंने कहा कि लगा रहे, लास्ट तक हो जाएगा। तो आई थिंक दैट वाज द मोटिवेशन। और अभी भी वे कह रहे हैं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर, तो डेफिनेटली ही इज़ पुशिंग मी, सो आई थिंक दैट इज़ मोटिवेशन। ऑल्सो आई एम हैविंग सेल्फ मोटिवेशन, दैट इज़ वेरी ओके। क्योंकि देखो ये इसका साइकिल इतनी लंबी है हमारे इंजीनियरिंग सर्विसेज की कि 1 साल तो लग ही जाता है इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में, जब आप तैयारी स्टार्ट करते हो और जब आपका रिजल्ट आता है। और इस 1 साल के प्रोसेस में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जब आप डीमोटिवेट हो जाते हो, लो फेजेज आते हैं। उन लो फेजेस में अगर हम अपने आप को पिकअप कर लेते हैं, वापस हम अपने ट्रैक पे आ जाते हैं तैयारी के, तो पेपर की तैयारी कंप्लीट करना, उसे क्रैक करना बड़ा आसान हो जाता है। आपने अपने इन लो फेजेस को, या जब आप डीमोटिवेट हो जाते हो, तब कैसे अपने आप को गैदर किया था और दोबारा तैयारी स्टार्ट करी? सर लो फेजेस तो सभी प्रिपरेशन में आती हैं, पर वो फेस कुछ दिनों के लिए चलता है या कुछ घंटों के लिए चलता है, हमेशा के लिए नहीं चलता। तो हमको पहले अपने ऊपर बिलीफ होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं और मतलब तुम्हारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट है, तुम सारे जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो कर रहे हो, जैसे सिलेबस, रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज, ये तुम 3 चीज़ रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो, तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। फेजेस आएंगे वो चले जाएंगे, तुम चाहे उस टाइम थोड़ा बैक ऑफ कर जाओ, थोड़ा रिलैक्स कर लो, उसके बाद वापस अपनी तैयारी दोबारा स्टार्ट कर लो। ऐसा नहीं है कि बैड फेस में भी तुम पढ़ने लग रहे हो 10 to 12 आवर्स। सो आई थिंक कि हमको बीच में ब्रेक भी लेना चाहिए। अगर हम 1 हफ्ता पढ़ाई कर रहे हैं तो संडे को हम थोड़ा बाहर दोस्तों से मिले आएँ, घूमे आएँ, तो वो थोड़ा मतलब फ्रेश कर देगा हमारे माइंड को, और हम वापस से अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर पाएंगे। कंटिन्यूसली हमको ये नहीं कि 6 महीने लगातार पढ़ते रहें, वो सही नहीं रहेगा सर। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत टाइम हमें अपने बाकी एक्टिविटीज़ में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। यस सर। ओके। अगर अब हम बात करें कि अगर कोई नया एस्पिरेंट है, उसे तैयारी स्टार्ट करनी इंजीनियरिंग सर्विसेज की या गेट की, कौन कौन से टॉपिक के ऊपर हम फोकस करें पहले, जिससे तैयारी बहुत स्मूथ हो जाए? यस सर। सबसे पहले तो सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जिसको हम बोलते हैं, वो हमको सबसे पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसका जो इम्पोर्टेंस है वो ऑलमोस्ट हर सिविल के सब्जेक्ट में हमको दिखता है। फिर उसके बाद हमको सॉइल मैकेनिक्स, जो मेजर सब्जेक्ट हैं, पहले वो अच्छे से कर लेने चाहिए, क्योंकि वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री मेंस, उसमें दोनों में काफ़ी हाई वेटेज होती है, जैसे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स, और ये RCC स्ट्रक्चर एंड हाईवे इंजीनियरिंग। फॉर एग्जांपल गेट के लिए सिर्फ अगर गेट की बात करें तो थोड़े सब्जेक्ट्स को एक्स्ट्रा वेटेज मिलती है, जैसे OCF हैज़ ए इम्पोर्टेंट वेटेज, कि कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स ना पढ़ के अगर सिर्फ हम OCF भी कर लें तो सवाल आ ही जाता है। हाँ, 2-3 सवाल आराम से हमको मिल जाते हैं उसके अंदर से, और उसको करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो हमको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि गेट के लिए हमको इतना टाइम नहीं मिलता, पर ESC के लिए हमको लगभग आराम से काफ़ी 1 साल तो प्रोसेस में ही चला जाता है, तो काफ़ी टाइम मिलता है। गेट तो एक शॉर्ट एग्जाम है, 3 आवर्स में अगर तुम जितना स्कोर कर लोगे, तुम्हारी अच्छी रैंक आ जाएगी, तुमको पब्लिक सेक्टर कंपनी मिल जाएगी। बिल्कुल, मतलब गेट के लिए हमें थोड़ा स्मार्टली प्ले करना पड़ता है। उन टॉपिक्स को हम ज़्यादा फोकस करें जिनका वेटेज ज़्यादा है, और मेरे ख्याल से 5 या 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका वेटेज 60-70% निकल के आ जाता है, और टोटल हमारे सब्जेक्ट 15-16 निकल के आ जाते हैं। यस सर। ओके। जब हम तैयारी करते हैं, फिर से एक कॉमन क्वेश्चन जो आता है लर्नर का, वो ये होता है कि सर हम नोट्स कैसे बनाएं? क्या खुद के नोट्स बनाएं, या जो नोट्स अवेलेबल हैं वो हम यूज़ कर लें, या शॉर्ट नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं? आपने कैसे नोट्स प्रिपरेशन करी थी अपने तैयारी के टाइम पे? तो सर मैंने ऑनलाइन तैयारी करी थी, तो मैंने जो भी क्लास में टीचर पढ़ा रहा था, मैं वो साथ में नोट करता जाता था। तो वो मैंने अपने खुद के जो मेन नोट्स थे वो खुद के मैंने पूरे बनाए हैं, और उन्हीं को मैं 2-3 बार पढ़ता था। आप प्लस पे थे? हाँ यस सर।
तो उसको मैं प्रॉपर नोट्स बना के वो यूज़ करता था। और मैंने सर शॉर्ट नोट्स बनाने का ट्राई किया, पर मेरे से शॉर्ट नोट्स नहीं बन पाते। पर्सनल ये मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब मैं सब कुछ ही शॉर्ट नोट्स में लिख देता हूँ। तो मैंने सर तो वो सेम नोट्स ही हो गए हाँ, तो पुराने साल के कोई टॉपर्स के मैं नोट्स शॉर्ट नोट्स यूज़ कर लेता था सर। तो वो डिफरेंट है मेरे लिए, और मेरे लिए काम कर गया वो, क्योंकि आई थिंक कि जिन्होंने टॉप कर दिया उनके नोट्स उनको, मतलब उन्होंने उस नोट्स से पढ़ के टॉप कर दिया, तो आई थिंक कि वो भी मेरे लिए काम कर जाएगा। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पर नोट्स में मतलब आई सजेस्ट कि जो मेन नोट्स हैं वो हम अपने खुद बनाएं, क्योंकि वो एक बार जब हाथ में हम उसको लिख देते हैं तो वो हमारे काफ़ी टाइम तक याद रहता है। याद रहती है, क्योंकि खुद की लिखी हुई चीज़ है, किस तरीके से लिखी, काफ़ी सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम लिख नहीं पाते नोट्स में, तो वो समझी जाती हैं सिर्फ। तो अगर हम वो लिख रहे हैं खुद अपने हाथ से, तो वो जो कंसेप्ट है वो हमारे माइंड में लंबे टाइम तक रिटेन रह पाता है। सर अच्छा, आपकी प्रिपरेशन में टेस्ट सीरीज का क्या रोल था? मतलब किस तरीके से आपने टेस्ट सीरीज को यूज़ किया अपनी रैंक को इम्प्रूव करने में? सर यहाँ भी मेरी प्रिपरेशन थोड़ी डिफरेंट थी। मैं मतलब टेस्ट सीरीज़ को ऐसे उस तरह से देखता था कि मेरे को 3 घंटे फोकस होके बैठना है। मैं मतलब ये नहीं कि उस टेस्ट को मैं ज़्यादा एनालाइज भी नहीं करता था बाद में, मतलब थोड़ा बहुत मैं देख लेता था एक बार कि उसका सॉल्यूशन कैसे हुआ, बस इतना। पर मैं उसको मोस्टली ये देखता था कि मैं 3 घंटे कंप्लीट मेरा माइंड उस टेस्ट के ऊपर फोकस होकर बैठ पा रहा है, नहीं हो पा रहा। तो मैं उस हिसाब से अपने टेस्ट को देखता था, और मैं मतलब गेट के लिए जो टेस्ट है उसी हिसाब से देते थे कि गेट का ऑनलाइन ही टेस्ट देंगे और ईएससी का जो प्री है उसका ऑफलाइन ही टेस्ट देंगे। तो कैलकुलेटर गेट में वैसे तो सर मैं यूज़ करता था कैलकुलेटर, पर टेस्ट के टाइम मैं साइंटिफिक यूज़ करता था सर। ओके, जो जैसे गेट में वर्चुअल कैलकुलेटर होता है। हाँ, वही वर्चुअल जो कैलकुलेटर है, प्रैक्टिस आप उसी की करते थे। हाँ। और ईएससी में टेस्ट देते टाइम मैं अपने हाथ से कैलकुलेशन करता था, मतलब मैनुअल कैलकुलेशन। यस सर, क्योंकि उसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। हाँ, Free तो उसमें मैं मतलब क्योंकि मैं कॉलेज में था, तो मतलब मैंने ऑनलाइन प्रीवियस ईयर के जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह थी वो मंगा के उसको प्रिंट आउट करके OMR प्रिंट आउट करके 3 घंटे का टाइमर लगा के वैसे देता था। मतलब खुद ही, मतलब रियल टाइम जो सिचुएशन है वो आप डेवलप कर लेते हाँ, थे। यस सर। ओके, मतलब काफ़ी लोग इसमें ऐसा करते हैं कि घर पे तैयारी कर रहे होते हैं, 3 घंटे का पेपर है, ब्रेक कर करके 4 पार्ट्स में दे देते हैं। नहीं सर, कि घर पे तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब जैसा एग्जाम होने वाला है एग्जैक्टली वैसा सिनेरियो हमें क्रिएट करना पड़ता है। और इससे अच्छा ये हो सकता है हम जितने ज़्यादा टेस्ट उसी मोड में जाके दें। अगर ईएससी ऑफलाइन होता है तो हमें वहाँ जाके सेंटर पे जाके एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि एक एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप होता है उससे। हम अपने घर पे देते हैं तो घर का कंफर्ट होता है, तो माइंड उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाता जब प्रेशर आए, और रियल एग्जाम में एग्जैक्ट प्रेशर आता है। पर सर मैं कॉलेज में था तो मैं सेंटर पे नहीं जा सकता था, तो इसलिए मैंने अपने रूम पे ही प्रिंट आउट करके उसको सॉल्व कर दिया। बिल्कुल। यस सर। ओके, आप कोई स्टैंडर्ड बुक्स बता पाएंगे या कुछ मटेरियल बता पाएंगे जो बाकी एस्पिरेंट्स फॉलो कर पाए अपनी प्रिपरेशन के लिए? सर सच मैंने सिर्फ टीचर्स के नोट्स ही फॉलो किए, मैंने कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं। मोर देन सफिशिएंट। हाँ, यस सर। मतलब कोई एडिशनल कंटेंट देखने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल है तो। सर एडिशनल तो छोड़िए सर, मैंने कोई PYQ को हटा के मैंने कोई दूसरा कोई क्वेश्चन ही नहीं लगा। ये बहुत ही आपने एक मेजर पॉइंट बोला, क्योंकि लोग PYQ और नोट्स के क्वेश्चन करने के बाद भी ये सवाल पूछते रहते हैं हम और क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें। सर क्योंकि अगर हम सपोज हमारे पास 14 सब्जेक्ट्स हैं, तो अगर हम 1-2 सब्जेक्ट के इधर उधर से क्वेश्चन भी कर लेंगे तो बाकी 12-11 सब्जेक्ट हमारे पास बच जाएंगे। तो मैंने सर PYQ ही 6 to 7 या प्लस 10 टाइम्स से भी ज़्यादा मैंने आई सपोज मैंने PYQ सॉल्व कर लिए थे। तो वो मेरे लिए वही काम कर गया। और मतलब जैसे मैंने प्रीलिम्स अटेम्प्ट किया तो मैंने 1 आवर में अपना जो पूरा पेपर है एक बार मैंने सॉल्व कर लिया था, जिसमें मैंने लुक एंड टिक वाले क्वेश्चन जो एकदम हम देख के टिक कर सकते हैं वो सॉल्व कर लिया। उसके बाद जो 2 घंटे बचे उसमें इस बार प्री में काफ़ी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे, मतलब काफ़ी सॉल्व करना था जिनको, तो वो बाकी 2 घंटे में मैंने आराम से बैठ के वो क्वेश्चन सॉल्व किए सर। तो अगर हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली तो वो मोर देन सफिशिएंट। यस सर। मतलब कोई एक्स्ट्रा कंटेंट की जरूरत नहीं है, कोई और सवाल करने की जरूरत नहीं है, आपके नोट्स और आपके PYQ सफिशिएंट है टॉप रैंक सिक्योर करने के लिए। और ये तो आपके सामने लाइव एग्जांपल हैं, चाहे गेट हो चाहे ESE हो, या अभी हम बात भी कर रहे थे इंटरव्यू से पहले, ऑलमोस्ट सारे PSUs भी आपने निकाल ही लिए हैं। यस सर। तो जो टेक्निकल कोर कंटेंट है हमारा सिलेबस है वो सारे एग्जाम में सेम रहता है। अगर आपने उसको थरोली प्रिपेयर कर लिया यू विल बी एबल टू क्रैक एनी ऑफ द एग्जामिनेशन। विनीत, अगर आगे बढ़े, फर्दर मूव फॉरवर्ड, व्हाट इज द रोल ऑफ रिवीजन? हम रिवीजन कैसे प्लान करें, क्योंकि अभी एग्जाम भी आने वाला है कुछ ही टाइम में, 2 महीने में। रिवीजन किस तरीके से प्लान करें ताकि हम जो पढ़ लेते हैं, काफ़ी लोगों का डाउट होता है सर हम पढ़ लेते हैं पर भूल जाते हैं, ताकि जो कंटेंट है वो रिटेन रहे लंबे टाइम तक।